हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस में। संडे के दोपहर 12 बजे हैं और हमको पूरे वीक के करंट अफेयर डिस्कस करने हैं। जो भी आप लोग पूरे हफ्ते में करंट अफेयर पढ़ते हो उसका एक क्विक रिवीजन मैं आप लोगों के लिए लाई हूं। 28 अप्रैल से 4 मई की जो भी करंट अफेयर की न्यूज है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। डेज की कैटेगरी में सबसे पहले 28 अप्रैल का जो दिवस है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। अब देखो हुआ क्या था, 2003 में आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि हमको वर्क प्लेस पे जो इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या जो डिजीज हो जाती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए। और तभी से ही इसको 28 अप्रैल को इस दिवस के रूप में मनाने लगे। अब की बार की थीम थी क्लाइमेट चेंज एंड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो डे है दैट इज 1 मई, इंटरनेशनल लेबर डे। इसको मे डे के रूप में भी जानते हैं। अब देखो हुआ क्या था, इंटरनेशनल लेबर डे ये श्रमिकों के लिए मनाया जाता है। 1 मई 1886 में शिकागो अमेरिका के अंदर एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है। पहले क्या होता था, लेबर का बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन होता था। अब लेबर जो है ओवर टाइम करते थे लेकिन उनको पैसा उतना नहीं मिलता था, लिविंग वेजेस नहीं मिलते थे, उनका एक्सप्लॉयट किया जाता था। तो इसलिए शिकागो अमेरिका के अंदर 1886 में एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि वर्क डे कितना होना चाहिए, 8 घंटों का होना चाहिए, कि 8 घंटे ही हर एक लेबर काम करेगा। अब यूरोप की बहुत सारी सोशलिस्ट पार्टी इकट्ठी हो जाती हैं और वो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में अनाउंस कर देती है। इंडिया के अंदर जो लेबर डे है वो सबसे पहले चेन्नई में, मद्रास में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1923, 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, इसने सबसे पहले इस डे को मनाया था। उसके बाद 1 मई हैप्पी फाउंडेशन डे। किस किस का फाउंडेशन हुआ था? गुजरात और महाराष्ट्र का। आपको पता है कि 1953 से ही लिंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत सारे स्टेट्स जो है वो बाइफर्केट हो रहे थे और बहुत सारी लड़ाइयां भी चल रही थी कि हमको भाषा के आधार पे अलग किया जाए। तो मुंबई क्या है, महाराष्ट्र क्या है, मराठी स्पीकिंग, और गुजरात क्या है, गुजराती स्पीकिंग। तो 1 मई को ये 2 स्टेट अलग कर दिए गए थे, यानी महाराष्ट्र से एक और स्टेट को अलग कर दिया, दैट इज गुजरात, जहां गुजराती स्पीकिंग लोग रहेंगे, मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र में रहेंगे। 1 मई 1960 को ऐसा किया था। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल महाराष्ट्र की आपको पता है मुंबई है। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। स्टेट एनिमल है इंडियन जॉइंट स्क्विरल। स्टेट ट्री है मैंगो ट्री। फ्लावर है जारुल और स्टेट बर्ड है येलो फूटेड ग्रीन पिजन। ठीक है, गुजरात में कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। स्टेट एनिमल एशियाटिक लायन। स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लेमिंगो। स्टेट ट्री द बैनियन ट्री एंड स्टेट फ्लावर है मैरीगोल्ड। ठीक है, उसके बाद सेकेंड डे वर्ल्ड ट्यूना फिश, ट्यूना डे के रूप में इसको मनाते हैं। देखो क्या था ये, जो टूना फिश है ना, बहुत ज्यादा मतलब रिच है रिसोर्सेज में, मिनरल्स में, ओमेगा 3 में, प्रोटीन में। इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है और इसकी जो फिशिंग प्रैक्टिस है वो सस्टेन रहे ताकि भविष्य तक इसमें खतरा ना हो, इस फिश को किसी तरीके का खतरा ना हो जो हमारी हेल्थ को इतना ज्यादा फायदा करती है। ठीक है, तो जिसके लिए वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। दिसंबर 2016 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऐसा कहा था, पूरे विश्व में वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया जाएगा। फिर उसके बाद 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाते हैं। 2024 की थीम है ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा था हम इसको सेलिब्रेट किया करेंगे, क्योंकि 1991 में यूनेस्को ने ये रिकमेंड किया था और 1994 से हम इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। सबसे पहले 1994 में सेलिब्रेट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हो गया है। उसके बाद इंटरनेशनल लेपर्ड डे। अब इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल लेपर्ड डे 2024 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। मार्च 2023 में पहली ग्लोबल लेपर्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, और किसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है कि हमको लेपर्ड को किस तरीके से कंजर्व करना है, पैंथेरा पार्डस को किस तरीके से कंजर्व करना है। ठीक है, उसके बाद 4 मई को कोल माइनर्स डे के रूप में मनाते हैं। आपको पता है जो लोग कोल माइनर होते हैं, यानी कि कोयले की खदानों में नीचे तक जाते हैं और कोयला लेके आते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क पे वो काम करते हैं, अपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस वो करते हैं। 4 मई को उनके इस सेक्रीफाइस को याद किया जाता है। ये इसी दिन जो है वेस्ट बंगाल रानीगंज 1907 में पहला अंडरग्राउंड कोल माइन इंडिया में शुरू हुआ था।
ठीक है। तो फर्स्ट एवर कोल माइन जो है वो 1575 में स्कॉटलैंड में बना था। इंडिया में 1907 रानीगंज वेस्ट बंगाल में बना था। फिर फ्रीडम फायर फाइटर्स डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, आग से लड़ रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। जो लोग कम्युनिटीज को और एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए अपनी जिंदगी झोंक देते हैं, उनके लिए ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 4 मई को। रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट में लेबर डे, सेकंड में ट्यूना फिश डे, थर्ड में लेपर्ड डे, फोर्थ में कोल माइनर डे, फोर्थ में फायर फाइटर्स डे। फर्स्ट में को हम लोग महाराष्ट्र और गुजरात का फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो परचम टेलीग्राम पे आपको मिलेगी। वीकली और मंथली सीए मैगजीन अगर आपको चाहिए तो वो परचम पे मिलेगी, परचम पे। हमारी ई सवाल नाम की एक बुक आती है जिसमें 150 एमसीक्यू प्लस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है। हर महीने के करंट अफेयर की एमसीक्यू की ये बुक आती है। टोटल 12 बुक है जिसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी पीडीएफ्स डेली सीए की, वीकली सीए की, मंथली सीए की, ईयरली, हाफ ईयरली, सबकी जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है हमारी ऐप पर। आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन डेली सीए की पीडीएफ टेलीग्राम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप इन गिवन नंबर्स पे कॉल, व्हाट्सएप या मेल कर सकते हो। मेल करोगे तो ज्यादा जल्दी जो है वो आपको रिवर्ट मिल जाएगा। टाइमिंग है मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपॉइंटमेंट की कैटेगरी में। देखो, जो कृष्णा एला है उनको प्रेसिडेंट बना दिया इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने कहा कि कृष्णा एला को हम को फाउंडर, जो भारत बायोटेक के को फाउंडर है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, हम उनको प्रेसिडेंट बना रहे हैं। किसके? इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। 2 साल के लिए, अप्रैल 2024 से 2 साल के लिए ये वहां के प्रेसिडेंट रहेंगे। अडार सी पूनावाला की जगह पे अब ये आएंगे, ठीक है, जो सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। 2019 से 24 तक कार्यभार पूनावाला जी ने संभाला था। अब मिस्टर एला जो है उस प्रेसिडेंसी को संभालेंगे। उसके बाद वाइस एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नेवल स्टाफ का चीफ बना दिया है। ये पहले भी अनाउंस कर चुके हैं हम। एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का जो पद है वो ले लिया है। एडमायरल आर हरि कुमार के स्थान पे अब दिनेश कुमार त्रिपाठी जी आए हैं, ठीक है। वेस्टर्न नेवल कमांड के जो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की तरह इन्होंने अपनी सर्विसेज दी है, ठीक है। इन्होंने विनाश, किर्च और त्रिशूल जो अपने इंडिया के नेवल शिप्स हैं उनको भी कमांड किया है। इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल और नौसेना मेडल, इनकी ड्यूटी के प्रति जो डेडिकेशन है उसके लिए इनको ये मेडल्स भी मिले हैं। उसके बाद वाइस एडमायरल कृष्णा स्वामीनाथन, इन्होंने वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का कार्यभार संभाला है। चीफ बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और कृष्ण स्वामीनाथन जो हैं वो वाइस चीफ बने हैं नेवल स्टाफ के। उसके बाद मौसमी चक्रवर्ती, ये डायरेक्टर जनरल बन गई है आकाशवाणी न्यूज की, क्योंकि मिसेस वसुधा गुप्ता जो पहले इस पद पे थी उनका सुपर एन्युएशन हो चुका, तो मिसेस जो मौसमी चक्रवर्ती हैं वो अब इस पद को संभालेंगे। उसके बाद जस्टिस दिनेश कुमार, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनेंगे सिक्योरिटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के, यानी सैट के। अब देखो सैट होता क्या है, सिक्योरिटी एपिलेट ट्रिब्यूनल होता क्या है। जब कभी भी आपको सेबी ने कोई जजमेंट दिया, आईआरडीए ने कोई जजमेंट दिया, पीएफआरडीए ने कोई जजमेंट दिया और आप उस जजमेंट से संतुष्ट नहीं हो, आप हायर अपील करना चाहते हो, तो हायर अपील कहां करोगे? सैट में। सैट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एपिलेट ट्रिब्यूनल, जहां पे अपील करते हो आप लोअर बॉडीज की, जैसे सेबी की, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की, पीएफआरडीए की। तो उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनेंगे वो बनेंगे जस्टिस पीएस दिनेश कुमार, ठीक है। ये कर्नाटका हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं और अब ये सैट को 4 साल के लिए सर्व करेंगे। उसके बाद प्रतिमा सिंह को डीपीआईआईटी का डायरेक्टर बना दिया है। डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। तो प्रतिमा सिंह को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया है। अब अवार्ड्स की कैटेगरी में चलते हैं। अवार्ड्स की कैटेगरी में सबसे पहले इंडिया टुडेज की जो एंकर है जिनका नाम है साना, इन्होंने ग्लोबल मीडिया अवार्ड का खिताब जीता है। इंडिया टुडे ग्रुप्स की एआई एंकर साना जो
इनको 2 अवार्ड मिले हैं, ग्लोबल मीडिया अवार्ड, ठीक है, जो लंदन में हो रहा है। किस किस कैटेगरी में मिला है? बेस्ट यूज ऑफ एआई इन कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट्स और बेस्ट इन साउथ एशिया फॉर एआई लेड न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और फादर ऑफ एआई किसको कहते हैं? जॉन मैकार्थी को। इस बात को याद रखना, सवाल बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आलोक शुक्ला जी को गोल्डमैन प्राइज विनर ये रहे हैं आलोक शुक्ला जी। इन्होंने बहुत ज्यादा फॉरेस्ट को सेव किया है। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन प्राइज और ग्रीन नोबल प्राइज मिला है हसदियो अरण्य कैंपेन के लिए। अरण्य क्या होता है? जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है, उसके लिए इन्होंने कैंपेनिंग की थी। आलोक शुक्ला जो है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के कन्वीनर हैं और ये फाउंडिंग मेंबर हैं हसदियो अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के। 2024 का गोल्डमैन प्राइज एशिया से इनको मिला है। इन्होंने फॉरेस्ट बहुत सारे सेव किए हैं। 4,45,000 एकड़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट को कोल माइन एरिया के अंदर, छत्तीसगढ़ के कोल माइन एरिया के अंदर इतने सारे फॉरेस्ट को इन्होंने सेव किया है। हेमा मालिनी और सायरा बानो, हेमा मालिनी और सायरा बानो जो एक्ट्रेस रह चुकी हैं, और साथ में 8 और लोगों को पंडित लच्छू महाराज अवार्ड मिला है। लच्छू महाराज कौन थे? ये कथक में बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। तो नोटेड हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानो और साथ में कुछ और प्रोमिनेंट पर्सनालिटी को यह अवार्ड मिला है। अवार्ड 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में दिया गया है। लच्छू महाराज इंस्टीट्यूट ही इस अवार्ड को देते हैं। 2014 से इन्होंने कोई अवार्ड नहीं दिया था। अब कहा कि इस साल हम 10 पर्सनालिटी को यह अवार्ड देंगे। कौन कौन है वो 10 पर्सनालिटी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं पढ़ के सुनाऊं उससे अच्छा है आप इन 10 पर्सनालिटी को खुद से पढ़ सकते हैं। लच्छू महाराज जो है ये 1907 में लखनऊ में इनका जन्म हुआ था बैजनाथ प्रसाद के नाम से। ये कथक डांसर और कोरियोग्राफर रहे हैं। मुगले आजम और पाकिजा जैसी मूवीज के अंदर इन्होंने कोरियोग्राफी का काम किया है और इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 1957 में। और लच्छू महाराज जो है वो फाउंडर है, डायरेक्टर है यूपी गवर्नमेंट के कथक केंद्र लखनऊ के अंदर जो यूपी कथक केंद्र है उसके डायरेक्टर है। पूर्णिमा देवी बर्मन जो है उनको ग्रीन ऑस्कर विटले गोल्ड अवार्ड मिला है। ये क्या अवार्ड है इसको देखिए। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, असम की एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है। यूके वाइल्ड लाइफ चैरिटी अवार्ड जो है इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे जो एंडेंजर्ड बर्ड्स हैं जैसे हरगिला है, एडजुटेंट है, उनको प्रिजर्व किया है। जो वर्ल्ड के रेयरेस्ट स्टॉक्स थे, ठीक है, जो वर्ल्ड के रेयरेस्ट स्टॉक थे उनको प्रिजर्व करने का काम इन्होंने किया है और इसीलिए इनको ये अवार्ड जो है वो मिला है, ठीक है। ये जो अवार्ड दिया है वो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की अवार्ड सेरेमनी थी लंदन यूके के अंदर, वहां पे इनको ये अवार्ड मिला है। नॉर्थ ईस्ट के वेटलैंड स्पेशली असम के अंदर बहुत सारे बर्ड्स को इन्होंने जो है वो प्रिजर्व किया है। विटले फंड जो है ये नेचर के लिए एक चैरिटी का काम करता है, ठीक है। 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया था। इससे क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम में ही एक चैरिटी की तरह यूनाइटेड किंगडम के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया था 1993 में। द चैरिटी इंस्टीट्यूट द विटले गोल्ड अवार्ड्स इन 2007, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लोबल साउथ से जो कंजर्वेशन लीडर्स हैं ग्रास रूट के उनको ये अवार्ड दिया जाता है। जो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक है यानी गरुड़ा जिसको कह रहे हैं हम, ये मोस्ट थ्रेटन स्टॉक है वर्ल्ड के अंदर, मोस्ट थ्रेटेड, बहुत खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। और 3 जगह इसके ब्रीडिंग ग्राउंड मिलते हैं, कंबोडिया में और भारत में 2 जगह, असम और बिहार में। IUCN रेड लिस्ट में इनका स्टेटस है एंडेंजर्ड और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनका शेड्यूल है 4, ठीक है, यानी काफी बचा के इनको रखना है। मेराइल स्ट्रीप इनको केन्स ऑनररी पाम डियोर अवार्ड जो है वो मिल चुका है। मतलब वहां पे फेस्टिवल के अंदर ओपनिंग सेरेमनी में इनको ऑनर किया गया है, ठीक है। 14 मई को ये सेरेमनी थी। फिर उसके बाद पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को ऑनरेरी डॉक्टरेट बाय यूएस यूनिवर्सिटी फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के लिए पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को यह अवार्ड मिला है यूएस यूनिवर्सिटी से, ठीक है। पावर लिफ्टर गौरव शर्मा जो है वो 2 गोल्ड मेडल 2016 में जीत चुके हैं वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इंग्लैंड के अंदर। 2007 में 4 गोल्ड मेडल इन्होंने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप न्यूजीलैंड में जब हुए थे वहां पे इन्होंने जीते थे। फिर उसके बाद इंडियन ओरिजिन की कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड जो है वो किसको मिला है, ये मिला है जीना जस्टिस को। जीना जस्टिस जो है 2024 की कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की तरफ से, वहां से इसको ये अवार्ड मिला है। देखो
जीना जस्टिस को यह अवार्ड मिला है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड, मतलब टीचिंग के फील्ड में यह अवार्ड मिलता है। जस्टिस जो है वो केरला तिरुवनंतपुरम से है और यूएई में 2005 से काम कर रही है और आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप और चैरिटी इनकी रही है अपने फील्ड के अंदर। अब ऑबिचुरीज की बात करते हैं, ज्यादा ऑबिचुरी नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। जर्नलिस्ट विनय वीर का देहांत हो चुका है, ये पब्लिशर और एडिटर थे डेली हिंदी मिलाप के अंदर। बुक्स की बात करते हैं, ये बुक लिखी है द विनर्स माइंडसेट। इसमें क्या बताया गया है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनका करियर बहुत ज्यादा इस तरीके से जाना माना जाता है, वो अपने दिमाग को कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं इस सक्सेस को पाने में। शेन वॉटसन की ये बुक है द विनर्स माइंडसेट, उनका माइंडसेट क्या होता है उसके बारे में ये सारी बातें लिखी हुई है। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर क्रिकेटर रहे हैं शेन वॉटसन, ठीक है, और इन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है कि किस तरीके से करियर उनके मेंटली स्ट्रॉन्गनेस, मेंटली स्ट्रेंथ की वजह से ट्रांसफॉर्म हुआ है। इसके पब्लिश है, इस बुक के पब्लिश है हार्पर कॉलिंस, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट बुक है, वॉटसन ने लिखी है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर को बुक मिली है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स जो है इसको एडिट किया है सौम्य अवस्थी ने और श्रावण बरुआ ने, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम, के सुब्रमण्यम, इन सबके जो इवोल्यूशन इन्होंने जिस तरीके से न्यूक्लियर के फील्ड में किया है वो सारी बात इस न्यूक्लियर टाइटन के अंदर लिखी हुई है। अब नेशनल न्यूज पे चलते हैं, कैटेगरी देखो। पुणे के अंदर भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जो है वो स्टैब्लिश हो गया है। इंडियन आर्मी और पुनीत बालन ग्रुप ने कोलैबोरेशन करके इस कॉन्स्टिट्यूशन पार्क को बनाया है, पुणे के अंदर ये बना है, ठीक है। और 2047 तक हमको किस तरीके से भारत में डेवलपमेंट लानी है, और वो डेवलपमेंट कब आएगी, जब आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को रिस्पेक्ट करेंगे, आप अपनी ड्यूटीज को समझेंगे और उनको निभाएंगे, ठीक है। ये जो पार्क है इसको इनॉग्रेट किया है जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है साउदर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, उन्होंने, ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें करते हैं। ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है, जिसको हम इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते थे इस कानून को। और इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। अपना जब संविधान लिखा गया था, जो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट, सबसे एक्सपेंडेड, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको इंग्लिश और हिंदी में, मतलब शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो इंग्लिश और हिंदी में लिखा गया था और उसको हीलियम फील्ड एक केस के अंदर रखा गया है ताकि ये प्रिजर्व रहे, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको बनाने में लगे। अब जीआई टैग मिला है ट्रेडिशनल आर्टिसन ऑफ कच्छ अजरक। कच्छ अजरक के पारंपरिक कारीगरों को जीआई प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट मिल गया है। ये एक तरीके का क्राफ्ट होता है जिसपे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है कॉटन के कपड़े पे, ठीक है। सिंध मुस्लिम जो है 400 साल से भी पहले से इस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। ये गुजरात का, सिंध, बारमर और कच्छ रीजन का एक टेक्सटाइल क्राफ्ट है जिसको अजरक नाम देते हैं। फिर उसके बाद एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, आईआरईडीए और हुडको को नवरत्ना स्टेटस मिल गया है जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है। एनएफएल की बात करते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, 23 अगस्त 1974 को ये इनकॉर्पोरेट हुआ था नोएडा यूपी में, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आता है। इसके सीएमडी हैं यू सारावनन। उसके बाद जो हुडको है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो है इसके सीएमडी हैं संजय कुलश्रेष्ठ, ठीक है, संजय कुलश्रेष्ठ। इट इज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये भी एक पीएसयू है, ठीक है, जो हाउसिंग फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। फिर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह आरबीआई में रजिस्टर्ड है और ये पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी भी है 11 मार्च 1987 से। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको एडमिनिस्टर करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 75% स्टेक है और इसके सीएमडी है प्रदीप कुमार दास। 16 नवरत्ना कंपनीज जो हैं उसके नाम आप बोर्ड पे देख रहे हो, पेपर में पूछ लिया जाता है कौन कौन सी नवरत्ना कंपनीज हैं। उसके बाद विझिंजम पोर्ट जो है अदानी ग्रुप का, इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट इन्होंने चला दिया है। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, पोर्ट पे पहुंचने से पहले ही बड़े वेसल से छोटे छोटे वेसल्स में सामान जो है वो ट्रांसफर कर देना। सेंटर ने
जो अडानी के विंझिंझम पोर्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले ट्रांसशिप हब को मंजूरी दे दी है भारत सरकार ने। ठीक है, कार्गो इससे बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो सकेगा और एक्सपोर्ट में भारत काफी ज्यादा आगे बढ़ सकेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब हम बन सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले कोलंबो और सिंगापुर के अंदर हमारा जो डेस्टिनेशन है वो जाने वाला है। जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को एईओ स्टेटस दिया है भारत सरकार ने। एईओ क्या है? ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस। इससे क्या होता है, अगर किसी फील्ड को ये स्टेटस मिल जाता है तो जो क्लियरेंस वगैरह चाहिए होती है वो आसानी से मिल जाती है। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये एपेक्स बॉडी है इस सेक्टर की। एशियन स्टार जो लीडिंग डायमंड मैन्युफैक्चर है, ये पहला रेसिपिएंट है अपनी इंडस्ट्री के अंदर इस स्टेटस को पाने वाला। इसके अंदर जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए वादा करने लगती है। ठीक है, जिसको भी ये स्टेटस मिल जाता है तो क्लियरेंस वगैरह में, सिक्योरिटी में किसी तरीके की दिक्कत नहीं रहती। ये जो स्टेटस है वो 2011 से देने लगे हैं भारत में। ठीक है, उसके बाद एनएचपीसी ने नॉर्वेजियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी भारत में भी बना दी है। एनएचपीसी ने किसके साथ मिलके अभी हमने देखा किसके साथ मिले हैं, नॉर्वेजियन कंपनी के साथ मिलके ये फ्लोटिंग सोलर पैनल बना दिया है। एनएचपीसी लिमिटेड जो लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हाइड्रो पावर का, भारत के अंदर एक एमओयू साइन किया है ओशियन सन नॉर्वेजियन कंपनी के साथ फ्लोटिंग सोलर इंडस्ट्री बनाने के लिए। एनएचपीसी लिमिटेड जो है वो एक मिनी रत्ना कैटेगरी में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है। 1975 में बनी थी, अंडर कंपनीज एक्ट 1956 ये रजिस्टर्ड है और हाइड्रो पावर को डेवलप करती है। फिर उसके बाद एयर इंडिया ने अपनी पहली एयरबस जो है वो लॉन्च की है दिल्ली से दुबई रूट के लिए, A350-900। ठीक है, दिल्ली से दुबई रूट जो काफी बिजी रूट है उसके लिए एयर इंडिया ने अपनी एयरबस जो है वो लॉन्च कर दी है। स्टेट न्यूज पे चलते हैं। स्टेट न्यूज क्या कहता है? सबसे पहले आंध्र प्रदेश का जो बापात्ला पुलिस है उसने एक समर्थ ऐप जो है वो डेवलप किया है। पोल्स के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, समर्थ का मतलब है सिक्योरिटी अरेंजमेंट मैपिंग एनालिसिस रिस्पॉन्स ट्रैकिंग हब। अब इससे क्या होगा, पोल्स में जब पोलिंग होगा तो आपको पता है लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसे हो रहे हैं यहाँ पे जियो टैगिंग के मदद से, मतलब कि मैप की मदद से, और जो कॉमन पोलिंग स्टेशन है मोबाइल ऐप पे उनकी सारी सिक्योरिटी की डिटेल पहले ही आ जाएगी। ठीक है, रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे, ट्रेनिंग मटेरियल वहां पे है नहीं है, सब कुछ सही से चल रहा है नहीं चल रहा, तो समर्थ ऐप जो है वो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च कर दिया है। उत्तराखंड के अंदर फॉरेस्ट फायर, यानी कि उत्तराखंड इस साल सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर को देख रहा है। उत्तराखंड जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ लार्ज फॉरेस्ट फायर, हाईएस्ट नंबर ऑफ फायर अलर्ट्स इसको मिले हैं। ठीक है, 3338 फायर अलर्ट्स इसको मिल चुके हैं। 201 लार्ज फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स यहाँ हो चुके हैं लास्ट 7 डेज में। और ये किस वजह से? सबसे ज्यादा उत्तराखंड में, फिर उड़ीसा में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ग्लोबल वार्मिंग तो इसका एक रीजन है ही, साथ में यहाँ पे पाइन के ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा ऐसे आग लगने का खतरा रहता है, और जो रेजिडेंशियल जगह है वो फॉरेस्ट के नजदीक जाती जा रही है पॉपुलेशन बढ़ने से, जिससे भी फॉरेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं और ये फॉरेस्ट फायर देखी जा रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग का एक और झटका, इंटेंस हीट और ड्रॉट की वजह से लक्ष्मण तीर्थ रिवर जो है वो सूख गई है। ये कावेरी की एक सहायक नदी थी, कावेरी की एक ट्रिब्यूटरी थी। ठीक है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, जहां पे जो कॉफी की प्लांटेशन होती थी, जितने भी मतलब प्लांटर्स थे वो इस नदी के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। अब पानी की स्कार्सिटी की वजह से उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है, ये नदी सूख गई है, लक्ष्मण तीर्थ रिवर, जो कावेरी की एक सहायक नदी थी। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज पे चलते हैं। अब ऐसा कह देते हैं कि ये तो बुजुर्ग हो गई है, ये क्या ही अवार्ड जीतेंगे। आप देखो रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, 60 इयर्स की हैं और मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता है। पहले कौन थे? ब्यूनोस एयर्स जो थी, उनका ताज इन्होंने पहना है अब। ठीक है, और इन्होंने जो स्टीरियोटाइप्स हैं जवानी के वो इन्होंने तोड़ दिए हैं। 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स बनी है एल्जेंड्रा मैरिसा रोड्रिग्स। ठीक है, और मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने ले लिया है 2024 का। ये फर्स्ट वुमेन बनी है इतनी उम्र की मिस यूनिवर्स बनने वाली। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके बाद इजराइल एम्बेसी जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर लीड कर रही है, किस लिए? मिलियन मियावाकी मिशन के लिए। ये मिलियन मियावाकी एक प्रोजेक्ट है जो दिल्ली में चल रहा है, और इजराइल एम्बेसी ये कह रही है हम इसमें आपकी अगुवाई करेंगे। अर्बन स्पेस के अंदर, मतलब इतना ज्यादा
अर्बनाइजेशन होते हुए, दिल्ली में इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन होते हुए फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं या लगा सकते हैं पेड़ों को, उसके अंदर ये हमारी मदद करेंगे। फॉरेस्ट लाइक मियावाकी प्लांटेशन ये क्रिएट करने हैं, ठीक है। एक जापानीज बॉटनिस्ट रहे हैं जिनका नाम था अकीरा मियावाकी, उन्हीं के नाम से हर स्क्वायर मीटर पे इंडिजिनस ट्री को प्लांट करना है, और इस पूरे मिशन में इजराइल एम्बेसी जो है वो हमारा साथ दे रहे हैं। ये मेथड 1970 से ही डेवलप हो चुका है। हिंगलाज यात्रा, जो मुस्लिम एरिया के अंदर हिंदुओं की सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है हिंगलाज माता के लिए, तो ये यात्रा शुरू हो चुकी है। 3 डे का ये एक पिलग्रिमेज रहता है हिंदू पिलग्रिम्स का, जो मड वल्केनो के ऊपर जा चुके हैं माता के दर्शन करने के लिए। ये बलूचिस्तान हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर ये पूरी हिंगलाज यात्रा होती है, ठीक है। पाकिस्तान के लार्जेस्ट हिंदू फेस्टिवल में से एक है। ये 51 शक्तिपीठ में से एक है, ठीक है। 1 लाख हिंदू लगभग इस पूरी यात्रा में हिस्सा लेते हैं, और मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान के अंदर 4.4 मिलियन हिंदू है, यानी 2.14% ही पॉपुलेशन हिंदू का है वहां पे। उसके बाद श्रीलंका के अंदर सीता अम्मा टेम्पल के लिए जल अभिषेक कराया जा रहा है, और सरयू नदी का पवित्र जल वहां पे लेके जाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अब देखो बहुत सारे एआई काम कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो काम कर रहे हैं और अपने अपने रोबोट्स बना रहे हैं। तो अब उन रोबोट्स की प्रतियोगिता है, किसका रोबोट कितना जल्दी कमांड करता है, कितनी भाषाएं समझता है, कितना खूबसूरत है। तो उसके लिए ये अवार्ड जो है मिस एआई अवार्ड जो है वो बनाया है। वर्ल्ड की फर्स्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट विद कंप्यूटर जनरेटेड विमेन। अभी तक महिलाओं में सुंदरता होती थी, अब रोबोट्स में भी सुंदरता देखेंगे। देखो इसको लॉन्च किसने किया है, फैन व्यू वर्ल्ड एआई क्रिएटर अवार्ड जो है वो मिलेगा। $20,000 की धनराशि इसके अंदर मिलेगी। उनका लुक्स कैसा है जो एआई बनाया है, कमांड कैसे करते हैं ये, और उनकी टेक्निकल स्किल कैसी है, इस बेस पे ये अवार्ड दिया जाएगा। इसके बाद इंडिया जो है 46th एंटार्क्टिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को होस्ट करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने यह कहा है कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के माध्यम से हम 46th एंटार्क्टिका ट्रीटी की मीटिंग को कंसल्ट करेंगे, यानी उसको होस्ट करेंगे, ठीक है। और कोची केरला के अंदर ये सारा काम होगा। दिस इज इन लाइन विद इंडियाज पॉइज टू फैसिलिटेट कंस्ट्रक्टिव ग्लोबल डायलॉग, मतलब कि एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप के अंदर, साइंटिफिक कोलैबोरेशन के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं, ये सारा इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। ये अंटार्कटिका ट्रीटी क्या है, आपको पता है अंटार्कटिका जो है रिच रिसोर्स एरिया है, सारे ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स हैं। अब वहां पे भी अगर आप आर्मी खड़ी करके और लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो इससे नुकसान सभी को है, किसी एक देश को नहीं है। तो सबने क्या प्रॉमिस किया, सबने ये कहा 1959 वॉशिंगटन डीसी में 12 देशों ने मिलके एक ट्रीटी साइन की, जिसको एनफोर्स किया गया 1961 में, कि हम अंटार्कटिका को आर्मी फ्री रखेंगे, नॉन मिलिट्री जोन की तरह रखेंगे। आज के दिन 56 कंट्री इस ट्रीटी को साइन कर चुकी है। जो कमेटी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की वो इस्टेब्लिश की गई अलग से 1991 में, ठीक है, अंटार्कटिका को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये कहा गया कि अंटार्कटिका ट्रीटी का एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट होगा अर्जेंटीना के अंदर, ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना के अंदर। जो नेशनल सेंटर है पोलर और ओशन रिसर्च का, ये एक नोडल बॉडी है, ठीक है, जो रिसर्च कंडक्ट करती है हिमालय और साउदर्न एशिया के अंदर। सेंटर जो है वो गवर्नमेंट सेंटर इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोडल बॉडी है। हेडक्वार्टर वास्को डिगामा गोवा के अंदर इसका है। इंडिया जो है 1983 से ही इसका हिस्सा है। इंडिया के कुछ रिसर्च स्टेशन जो है अंटार्कटिका में है, एक तो दक्षिण गंगोत्री 1983 में बना था, मैत्री 1989 में और भारती 2012 में। तीन रिसर्च स्टेशन इंडिया के भी वहां पे हैं। उसके बाद जिम्बाब्वे, जिसकी करेंसी इतनी डेप्रिशिएट हो गई थी कि लोगों ने जिम्बाब्वे डॉलर लेना ही आपस में मना कर दिया था। अब उन्होंने एक और कोशिश की है अपनी करेंसी को बचाने की, जिसका नाम, एक नई करेंसी लॉन्च कर दी है जिसका नाम है जिम्बाब्वेज जिग नाम की एक नई करेंसी इन्होंने अनाउंस कर दी है। 2009 में पूरा जिम्बाब्वे डॉलर जो है वो कोलैप्स हो गया था, तो अब एक नई करेंसी इन्होंने जिग नाम की करेंसी लॉन्च कर दी है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिकली लॉन्च की गई थी, अब उसके नोट और कॉइन भी आ सकते हैं। और ये पूरी जो करेंसी है इट इज बैक्ड बाय गोल्ड रिजर्व, तो लोगों को विश्वास है इसमें और एक दूसरे में ट्रेड कर रहे हैं इसका यूज करके। फिर उसके बाद ये सिंक होल है, वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल, एक ब्लैक होल है जिसके अंदर इतना ग्रेविटेशन है कि कोई नजदीक भी गया तो अंदर चला जाएगा, चाहे धरती ही क्यों ना हो। ऐसे ही ये एक सिंक होल मिला है
ब्लू सिंक होल, डीपेस्ट ब्लू होल मैक्सिको के अंदर, जिसका नाम टाम्जा रखा है। ठीक है, तामजा या टाम्जा कह सकते हो। रिसर्चर्स ने वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल मैक्सिको में, जिसके बॉटम तक आज तक नहीं पहुंचा जा चुका है, वो रिसर्च किया है। ठीक है, ये कहां पे है? चेटुमल बे के अंदर, युकाटन पेनिनसुला के चेटुमल बे के अंदर ये लोकेटेड है। इसका नाम रखा है टाम्जा ब्लू होल। ठीक है, और ये वर्ल्ड का डीपेस्ट सिंक होल है। 1380 फीट गहरा है, ऐसा अनुमान है, अभी तक तो गहराई तक तो पहुंचे ही नहीं है। फिर उसके बाद इसमें बताया हुआ है ये एक वर्टिकल केव है, एक गुफा की तरह, फंस गए तो नीचे ही चले जाओगे। और कास्ट टोपोग्राफी की जगह, जैसे जो कार्बोनेट्स और लाइमस्टोन्स होते हैं ना, उन एरिया के अंदर इस तरीके के केव्स यानी वर्टिकल केव्स बन जाते हैं। जो क्लास 11 ज्योग्राफी है एनसीईआरटी की, वहां पे आपको कास्ट टोपोग्राफी के बारे में दिया है। स्पोर्ट्स कैटेगरी क्या कहती है? सबसे पहली न्यूज, अराम्को ने 4 साल के लिए पार्टनरशिप कर ली है फीफा सोकर के साथ। ठीक है, कि हम 4 साल की ग्लोबल पार्टनरशिप में रहेंगे। अराम्को जो वर्ल्ड वाइड पार्टनर बन गया है फीफा का। ठीक है, और ये न्यूज थी कि अराम्को और फीफा का पार्टनरशिप हो गया है। युवराज सिंह को T20 वर्ल्ड कप 2024 का एम्बेसडर घोषित कर दिया है हुसैन बोल्ट और क्रिस गेल के साथ। तो अब युवराज सिंह भी उनकी कैटेगरी में आ गए हैं। उसके बाद इंडिया का बिग इंप्रेशन रहा U20 एथलेटिक्स, एशियन U20 एथलेटिक्स के अंदर। फर्स्ट रहा चाइना, 16 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल, 3 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 29 मेडल। सेकंड है इंडिया, 7 गोल्ड, 11 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज, टोटल 29 मेडल्स हमने भी लिए हैं। चाइना क्यों आ गया? क्योंकि वहां गोल्ड मेडल ज्यादा है। इंडिया में 7 गोल्ड मेडल है, वहां 16 गोल्ड मेडल है। तो याद रखेंगे, चाइना ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे है इंडिया, थर्ड जापान, देन उज्बेकिस्तान, देन कतर, एशियन U20 एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर। अब प्राउड मोमेंट, 6 साल की बच्ची जिसका नाम है ताक्षवी वघानी, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लिम्बो स्केटिंग के अंदर। ठीक है, 25 मीटर की लिम्बो स्केटिंग इन्होंने की और अचीविंग अ हाइट ऑफ जस्ट 16 सेंटीमीटर, सिर्फ 6.29 इंचेस की हाइट को अचीव करते हुए इन्होंने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 को 9 मेडल जीत के फिनिश किया है। 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जो है वो यहाँ पे मिले हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो किर्गिस्तान के अंदर हो रहा है। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप विनिंग कोच गैरी क्रिस्टन को T20 का हेड कोच घोषित कर दिया है। गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप विनिंग गैरी क्रिस्टन को हेड कोच ODI और T20 के लिए अनाउंस कर दिया है। ठीक है, गैरी क्रिस्टन जो है साउथ अफ्रीका के ओपनर रह चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इंडियन प्लेयर्स ने मेंस और विमेंस डबल में एशियन कैरम चैंपियनशिप के अंदर अपनी जगह बनाई है। ये 6ठा एशियन कैरम चैंपियनशिप रहा है। ठीक है, और इंडियन प्लेयर्स जो हैं मेंस और विमेंस डबल टाइटल में मालदीव के अंदर अपनी जगह बना चुके हैं। मेंस डबल में इंडिया डुओ के श्रीनिवास और मोहम्मद घुफरान। ठीक है, और विमेन डबल्स में इंडिया की आकांक्षा कदम और शायना सेबेस्टियन। तो इनके नाम याद रखोगे। अब पेरिस 2024 के अंदर जगह बनाने वाले प्लेयर्स देखते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह कहा कि 7 शटलर्स जो है 4 कैटेगरी में अपनी जगह बना चुके हैं पेरिस ओलंपिक्स में। 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु जो है वो फिर से विमेन कैटेगरी के अंदर ओनली इंडियन एंट्रेंट बनी है। ये ओनली इंडियन एंट्रेंट विमेन कैटेगरी में जो इंडिया को पेरिस ओलंपिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगी PV सिंधु। फिर सात्विक साईराज और रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मेंस डबल कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई हुए हैं। लक्ष्य सेन और HS प्रोनी ये मेन सिंगल में, और तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा ये विमेंस डबल के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी पेरिस ओलंपिक में। इसके बाद वेलावन सेंथिल कुमार, इन्होंने स्क्वैश टाइटल जीत लिया है। वेलावन सेंथिल कुमार ने पेरिस में अपना 8वां प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टूर खिताब जीत लिया है। ठीक है, और पेरिस में जो ये प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन चैलेंजर इवेंट हो रहा था वहां पे इन्होंने ये खिताब जीता है। गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी असम, यानी इंडिया जो है वो BFW वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 गुवाहाटी में होस्ट कर रहा है। ये जो टूर्नामेंट है वो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो न्यूली क्रिश्चियन है अभी बना था वहां पे खेला जाएगा। वर्ल्ड जूनियर वर द लास्ट हेल्ड इन इंडिया, 2008 पुणे के अंदर लास्ट खेला गया था। अब 2025 में इंडिया फिर से इसका होस्ट कर रहा है।
ठीक है। और इसके बाद क्या बताया गया है इसके अंदर, इसके प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, पॉल एरिक होयर लार्सन। ठीक, नेक्स्ट है बीसीसीआई ने 15 मेंबर स्क्वाड आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस कर दिया है। इस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है मिस्टर अजीत अगरकर। रोहित शर्मा लीडिंग टीम को लीड करेंगे, हार्दिक पांड्या जो है वाइस कैप्टन रहेंगे, विकेट कीपर ऋषभ पंत रहेंगे। इंडिया विल बिगिन देयर वर्ल्ड कप कैंपेन अगेंस्ट आयरलैंड ऑन June 5 इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में आयरलैंड के खिलाफ इंडिया अपनी इस जर्नी को शुरू करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अंदर वैशाली रमेश बाबू, ये जो है ग्रैंड मास्टर अवार्ड जो है इनको मिल चुका है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारतीय शतरंज प्रतिभा वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित किया है। तो ये जो टाइटल दिया है ग्रैंड मास्टर का वो फिडे ने दिया है, जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। ठीक है, ये 3rd इंडियन फीमेल होंगी कोनेरू हम्पी और हारिका दोरानावली के बाद। ठीक है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ब्रदर सिस्टर डुओ रहने वाले हैं। इनके ब्रदर को भी अवार्ड मिला है ग्रैंड मास्टर का और इनको भी। ब्रदर का नाम है रमेश बाबू और इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, और वैशाली जो है 84th इंडियन ग्रैंड मास्टर है, 84th। जनवरी में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। साइंस एंड टेक की कैटेगरी में आते हैं। क्या कहता है साइंस एंड टेक की कैटेगरी, एस्ट्राजेनेका ने यह कह दिया जो कोविड वैक्सीन थी कोविशील्ड, उससे रेयर साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग के और प्लेटलेट्स के कम होने के। तो ये कहा है बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, भारत में थोड़े ही इसके चांसेस हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस देखे जा रहे हैं कि इस कोविशील्ड की वजह से लोगों को प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, उसके बाद चाइना ने शिंझो 18 स्पेस मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया है। शेंझो 18 मिशन चाइना ने लॉन्च कर दिया है, जो तीन एस्ट्रोनॉट्स की टीम रही है। ठीक है, और रॉकेट्स जो हैं लॉन्च्ड अबोर्ड लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट्स। इस मिशन के अंदर रॉकेट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, कहां से लॉन्च किए गए हैं, नॉर्थ वेस्ट चाइना के अंदर जो इनका लॉन्चिंग स्टेशन है जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, वहां से इन्होंने लॉन्च किया है। और ये जो पूरा मिशन है किस तरफ जा रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट के लिए ये बनाया गया है। पाकिस्तान का हिस्टोरिक लूनार मिशन जो है वो लॉन्च हो गया है, ऑन बोर्ड हो गया है। चाइना ने लॉन्च करने के लिए सारा सेटअप कर दिया है। जो रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट चैंग ई है, ये मून के कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस लेके आएगा। चैंग E6 जो है वो एक अटेम्प्ट करेगा जो एटकिन बेसिन है, मतलब जो साउदर्न पोल है वहां पे लैंड करने की। ठीक है, और जो क्रेटर है, ओल्डेस्ट इंपैक्ट क्रेटर है सोलर सिस्टम के अंदर, वहां से कुछ चीजों को उठा के लेके आएगा, यानी कि कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करके लेके आएगा। ठीक है, चाइना जो है फ्रांस, इटली, स्वीडन की तरह ये काम कर रहा है, मतलब पहले ये देश इस काम को कर चुके हैं। तो ये पूरी न्यूज थी इनका चैंग E6। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है एस्ट्रोनॉमर डिटेक्ट रेयर जायंट फ्लेयर फ्रॉम मैग्नेटार। मैग्नेटार क्या होता है, पहले देखो, ये एक न्यूट्रॉन स्टार होता है। ठीक है, ये एक न्यूट्रॉन स्टार होता है जो सिगार गैलेक्सी के अंदर मिला है। सुपर जायंट स्टार के मैसिव सुपर जायंट स्टार जो होता है उसकी कोर के अंदर ये एक न्यूट्रॉन स्टार मिलता है जिसका नाम है मैग्नेटार। और ये एक टाइप का न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। एस्ट्रोनॉमर ने इस मैग्नेटार से एक जायंट फ्लेयर जो है वो देखी है, वो महसूस की है। ठीक है, MA2 एक 12 मिलियन लाइट ईयर, अर्थ से 12 मिलियन दूरी पे जो गैलेक्सी है वहां पे इस मैग्नेटार को देखा गया है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने PHI-3 स्मॉलेस्ट AI मॉडल जो है वो बना दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। देखो, बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है काफी बने, अब लाइट वेटेड AI मॉडल PHI-3 मिनी के नाम से बना दिया है। काफी कैपेबल है, ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, स्मॉल लैंग्वेज का मॉडल है। ठीक है, और पावर रेगुलर जो है, मतलब बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम भी ये नहीं करता है। ठीक, उसके बाद जो है इस बात को समझना, ये रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, जिसको कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। और कितना रीड और राइट कर सकता है इसको मेजर किया जाता है टोकन्स में। तो इसकी जब मेजरिंग की तो कॉन्टेक्स्ट विंडो की 128 के टोकन तक ये रीड एंड राइट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है वर्ल्ड का पहला मेलेनोमा के लिए दुनिया की पहली निजीकृत mRNA वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है।
देखो, वर्ल्ड की पहली पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन मेलानोमा, इसका ट्रायल चल रहा है, इसकी चेकिंग चल रही है, जिससे स्किन डिजीज जो है, स्किन कैंसर जो है, उसको ट्रीट किया जा सकेगा। अर्जेंटीना के अंदर एक डायनासोर 90 मिलियन साल पहले का एक डायनासोर जो है, उसके अवशेष देखे हैं अर्जेंटीना में। न्यू मीडियम साइज हर्बीवोरस डायनासोर जो है, उसके अवशेष यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। और द एनिमल नेम्ड चाकीसोरस नेकुल, ये वहां पे मिला है एक नेचुरल रिजर्व के अंदर। 70 सेंटीमीटर हाई है, मतलब 8 से 10 फीट लंबा है, और 27 इंच ऊंचा इसके पूरे शरीर देखा गया है। इंडेक्सेस की बात करते हैं, काठमांडू पॉल्यूटेड, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, नेपाल काठमांडू मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड की रैंक में फर्स्ट आया है। अकॉर्डिंग टू IQ एयर, अनहेल्दी एयर, इसकी एयर को अनहेल्दी एयर के रूप में घोषित किया है, काठमांडू ने टॉप किया है। पॉपुलेशन की टर्म में काठमांडू के बाद न्यू दिल्ली है, हम भी पीछे नहीं है। चियांग मई थाईलैंड, हनोई इन वियतनाम, बैंकॉक इन थाईलैंड, ढाका इन बांग्लादेश, ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से इनको रैंक मिले हैं। अब इकोनॉमी की कैटेगरी पे आते हैं। हिताची पेमेंट सर्विस इंट्रोड्यूसेस अपग्रेडेबल एटीएम्स इन इंडिया। हिताची ने अपग्रेडेड एटीएम जो है वो लॉन्च कर दिया। ये कैसे अपग्रेडेड एटीएम होंगे? ये ऐसे होंगे जो यूपीआई को समझेंगे, ठीक है, जो यूपीआई को समझेंगे, यूपीआई यानी स्कैनर वगैरह यहाँ यूज होगा। एटीएम कैन बी अपग्रेडेड टू ए कैश रिसाइकलिंग मशीन एट एनी टाइम। इसको आप कैश रिसाइकल करने के लिए भी इस मशीन को यूज कर सकते हो। भारत में पहली बार इस तरीके की एटीएम आएगा जो यूपीआई बेस्ड होगा, यानी स्कैन वगैरह करके भी आप कैश को निकाल सकोगे। उसके बाद एनपीसीआई ने नामीबिया के बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है। किस लिए? जो अपना यूपीआई लाइक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है उसको और ज्यादा डेवलप करने के लिए, ताकि पर्सन टू पर्सन और मर्चेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन आसानी से हो सके नामीबिया और इंडिया के बीच में। तो ये सारी न्यूज थी। अब कुछ रिवीजन क्वेश्चंस पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, बाकी तुम बताओगे। क्या क्वेश्चन है? एस्ट्राजेनेका के बारे में है। इट इज अ मेजल वैक्सीन डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है, एस्ट्राजेनेका मीजल को ठीक करने के लिए है। वैक्सीन कोवैक्सीन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने प्रोड्यूस की थी। ये भी बात सॉरी गलत है, ये दोनों उसने नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। मीजल वैक्सीन के लिए नहीं, एस्ट्राजेनेका अभी हमने पढ़ा कोविड के लिए था, ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा जो है वैक्सीन नोन एज कोवैक्सीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय सीरम ऑल्सो, कोविशील्ड था, ठीक है, कोवैक्सीन नहीं था, कोविशील्ड। तो दोनों ही गलत है, आंसर क्या आ जाएगा? सी, बोथ 1 और 2 दोनों गलत है। इसके बाद है लक्ष्मण तीर्थ कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी रही है? लक्ष्मण तीर्थ जो है रिवर कावेरी की ट्रिब्यूटरी है जो सूख गई है, ठीक है, आंसर क्या आएगा? रिवर कावेरी। उसके बाद नेक्स्ट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग भारत के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर कौन से स्टेट में हुए हैं? उत्तराखंड, दूसरे नंबर पे ओडिशा। देन सैट के जो सिक्योरिटी एपिलेट ट्रिब्यूनल है उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसको बनाया है? PS दिनेश कुमार को। उसके बाद हु रिसेंटली अज्यूम द चार्जेस वाइस चीफ? चीफ तो दिनेश त्रिपाठी बने थे, वाइस चीफ कौन बने थे? वाइस चीफ बने थे कृष्ण स्वामीनाथन, ठीक है, कृष्ण स्वामीनाथन। उसके बाद वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल कहां पे डिस्कवर किया है? उसका नाम क्या है? तामजा ब्लू होल, ठीक है, तामजा ब्लू होल। उसके बाद वेयर विल द BFW वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप विल बी हेल्ड? कहां पे? भारत के अंदर हो रहा है, ये आपने अभी देखा गुवाहाटी में। फिर उसके बाद विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू करेंसी कॉल्ड जिग? जिम्बाब्वे की ये नई करेंसी है। अब आगे के आपको बताने हैं। हु रिसेंटली अज्यूम द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी न्यूज? आकाशवाणी न्यूज की डायरेक्टर जनरल कौन रही है? 4 ऑप्शन है, आपको आंसर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 का हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसको घोषित किया है? ऑप्शन 4 हैं, आपको बताने हैं किसको घोषित किया है। व्हाट स्टेटस वाज ग्रांटेड टू हुडको? हुडको को कौन सा स्टेटस दिया है? नवरत्ना, मिनी रत्ना, महारत्ना, कौन सा स्टेटस दिया है? उसके बाद हु अपॉइंटेड द न्यू चीफ ऑफ? अभी वाइस चीफ मैंने बताया, चीफ आपको बताना है किसको चीफ बनाया है? नेवल का। विच कंट्री वॉन बोथ द मेंस एंड विमेन्स डबल टाइटल इन 6th एशियन कैरम चैंपियनशिप? तो भारत ही जीता है ना, मैन और वुमेन डबल टाइटल। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ 2024 गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज फ्रॉम एशिया? ग्रीन नोबल अवार्ड किसको मिला है? राज शर्मा, अमित सिंह, राहुल पटेल या आलोक शुक्ला? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अकॉर्डिंग टू IQAIR कौन सी सिटी अनहेल्दी है, मोस्ट अनहेल्दी है? आपको बताना है फर्स्ट पे कौन आया है? सेकंड दिल्ली है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल
द विनर्स माइंडसेट। विनर माइंडसेट, देखो वो भी खुद एक विनर रहे हैं, शेन वॉटसन, जो ऑलराउंडर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। वेयर वॉज द न्यू मीडियम साइज हर्बीवोरस डायनासोर। हर्बीवोरस डायनासोर कहाँ मिला है? अर्जेंटीना में मिला है ना। विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल लेबर डे। हर साल लेबर डे के रूप में कौन से दिवस को मनाते हैं? उसके बाद विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। U20 एथलेटिक्स में चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है। ठीक है। मैग्नेटार क्या होता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। उसके बाद हु एडिटेड द बुक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन, जो जय शंकर जी को दिया है। तो सौम्य अवस्थी और बरुआ दोनों थी, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्या कहता है? विच कंपनी साइंड अ 4-year ग्लोबल कोलैबोरेशन विद फीफा। एरामको ने 4 साल का कोलैबोरेशन साइन किया है। चांगी 6 चंद्र मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वैशाली रमेश बाबू 84th इंडियन ग्रैंड मास्टर रही है इंडिया की। वैशाली इज द सेकंड इंडियन फीमेल ग्रैंड मास्टर आफ्टर कोनेरू। सेकंड नहीं है, थर्ड है। कोनेरू हम्पी के साथ एक और थी, पनेरू पंपा, उसके बाद वैशाली है। तो पहला तो सही है, सेकंड गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे रिवीजन क्वेश्चन, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। कुछ मैंने बता दिए, कुछ आप बताएंगे। उम्मीद करती हूँ एक आइडिया लगा आपको पूरे हफ्ते क्या क्या पढ़ा हो था आपने। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।